हे गाइस, आज मैं आपके लिए द ऑर्फन मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मूवी शुरू होती है तो हम एक कपल को देखते हैं। उस लड़की का नाम केट है। उसका बेबी होने वाला होता है। वो हॉस्पिटल जाती है। वो हॉस्पिटल जाकर हर जगह खून देखती है। जब उसका बेबी पैदा होता है तो वो डेड होता है। तो वो सब देखकर वो बहुत उदास हो जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। और वहाँ पर सब लोग बहुत अजीब लग रहे थे। लेकिन अचानक से केट की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि एक सिर्फ सपना था और वो बहुत जान हो जाती है और अपने वॉशरूम आ जाती है। असल में उनके साथ ऐसा ही हुआ था। केट ने एक अपना बेबी ऐसे ही खो दिया था। तो अब केट को अपना बेबी बहुत याद आया करता था और वो उसे भूलने के लिए मेडिसिन भी लिया करती थी और इतनी परेशान रहने लगी थी कि वो मेंटली वीक होती जा रही थी। इस वजह से उन कपल में बहस भी होती रहती थी कि केट अपने इस दुख को भुलाने के लिए कई बार भी जाया करती थी और ड्रिंक करती थी, लेकिन साथ ही साथ वो काउंसलिंग सेशन भी लिया करती थी क्योंकि वो खुद को ठीक करना चाहती थी। क्योंकि केट के पहले भी 2 बच्चे थे और वो चाहती थी वो उनके लिए अच्छी मॉम बने। उसकी छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम डीफ होता है और एक बेटा होता है। अपने तीसरे बच्चे को भुला नहीं पा रही थी और अपने हस्बैंड से कहती है हम एक और बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं, या बेबी नहीं तो एक छोटा बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। उसका हस्बैंड उसकी बात मान लेता है और फिर एक दिन वो अनाथालय जाते हैं और वहाँ पर एक बच्ची से मिलते हैं जिसका नाम एस्टर था। वो लगभग 9-10 साल की होती है। वो दोनों कपल उससे बातें करते हैं और उन्हें वो बच्ची बहुत अच्छी लगती है। वो बच्ची उन दोनों से बहुत अच्छे से बात कर रही थी और वो भी इनके साथ घुल मिल गई थी और वो फैसला करते हैं कि ये बच्ची हमारे तीसरी बच्ची की कमी पूरी करेगी। इस बच्चे को साथ ले जाने के लिए वो अनाथालय के ऑनर से मिलते हैं और वो ऑनर से एस्टर के बारे में पूछते हैं। तो ऑनर बताती है कि ये बच्ची बहुत ही समझदार है और हमेशा बड़ों वाली बातें करती है और इसमें मैनर्स भी बहुत ज्यादा हैं और ये सबसे हंसकर बात करती है। और वो बताती है कि इसकी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी गई है और ये बहुत मुश्किल से बची है। बेशक ये रसिया से आई है पर ये इंग्लिश में बहुत अच्छी बोलती है क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है। अब वो कपल उसको अपने साथ घर ले आते हैं। केट की छोटी बेटी एस्टर को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपनी बहन जो मिल गई थी। लेकिन केट का बेटा ये सोच रहा था कि मेरे मॉम और डैड इसे क्यों ले आए और अब वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। वो एस्टर के साथ भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। अब एक रात केट और उसके हस्बैंड अपने रूम में होते हैं। तभी एस्टर केट की छोटी बेटी के साथ वहाँ आ जाती है और कहती है मॉम हमें डर लग रहा है, हमसे सोया नहीं जा रहा। तो केट उन दोनों को अपने पास बुला लेती है। एक दिन केट के घर के पास फॉरेस्ट में केट का बेटा एक गेम खेल रहा होता है। उसके पास एक शॉर्ट गन थी जिससे वो निशाना लगा रहा था, लेकिन इसी दौरान गलती से उससे एक कबूतर शूट हो जाता है। कबूतर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था और वो नीचे गिर जाता है। वो बच्चा भागकर उस कबूतर के पास जाता है, लेकिन तभी एस्टर और वो छोटी बच्ची वहाँ आ जाते हैं। एस्टर फौरन एक पत्थर लेती है और कहती है कि फौरन उसे मार दो वरना ये ऐसे ही तड़पता रहेगा और इसे दर्द भी होता रहेगा। लेकिन केट का बेटा कहता है कि सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो एस्टर कहती है हमें इसे मारना होगा और खुद ही उस पत्थर को जोर से कबूतर को मार देती है जिससे वो कबूतर तुरंत मर जाता है। और अगला सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। एक बच्ची एस्टर को बहुत तंग किया करती है। वो उसको हर वक्त टॉर्चर किया करती थी। एस्टर बैठी होती है तभी वो बच्ची उसके पास आती है और उसके गर्दन को टच करती है, लेकिन इस बार एस्टर बहुत तेज चिल्लाती है जिससे सब बच्चे डर जाते हैं और फिर वो स्कूल से घर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि केट एस्टर से बहुत प्यार करने लगी थी और ऐसे ख्याल रखती थी जैसे कि एक माँ अपनी बेटी का रखते हैं। वो एस्टर से कहती है क्या मैं तुम्हें अपने तीसरे बच्चे के टॉयज दिखाऊं? तो एस्टर उसके साथ चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो टॉयज देखकर रोने लगती है। केट को ये देखकर उस पर बहुत प्यार आता है और वो उसे गले से लगा लेती है। इन दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया था कि लग ही नहीं रहा था कि एस्टर को अनाथालय से लाया गया है। अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर केट और उसका हस्बैंड पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एस्टर आती है, लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है। केट उसके पीछे जाती है। एस्टर केट से कहती है आप परेशान न हो, मैं सब जानती हूँ। केट परेशान होती है और वो सोचती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना सब कैसे जानती है। वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि वो कौन सा हमारे साथ रहती थी और हमें क्या पता कि उसने क्या क्या सीखा हो। वैसे भी ऑनर ने भी बताया था कि वो बातों को जल्दी पिक कर लेती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि केट का हस्बैंड अपने बच्चों को पार्क में लेकर जाता है। वहाँ पर एस्टर भी होती है। वो वहाँ पर खेल रही होती है। तभी हम उस बच्ची को देखते हैं जो स्कूल में एस्टर को तंग किया करती है। एस्टर उससे अजीब नजरों से देखती है तो वो बच्ची परेशान हो जाती है और सोचती है अब मैंने इसके साथ तो
कुछ नहीं किया। और फिर एस्टर उस बच्ची को स्लाइड से धक्का मार देती है और उस बच्ची को बहुत चोट आती है। रात को सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, तब कैट का हस्बैंड एस्टर से पूछता है कि असल में हुआ क्या था। तो एस्टर कहती है, डैड हम तो बस खेल रहे थे, वो खुद ही स्लिप होकर गिर गई। और कैट की छोटी बेटी भी यही कहती है, लेकिन कैट का बेटा उसे बहुत अजीब तरह से देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो झूठ बोल रही है। और वो एस्टर से बोला कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उसके पेरेंट्स उससे बोलते हैं कि उसको सॉरी बोलो, लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और डाइनिंग टेबल से उठकर चला जाता है। कैट का हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि अब उनका बेटा बाहर खेलने कभी नहीं जाएगा, लेकिन अब उन लोगों को भी एस्टर का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा होता है। तभी अनाथालय से ओनर का फोन आ जाता है और कैट उससे सब कुछ बता देती है। तभी ओनर कैट से मिलने उनके घर आ जाती है और वो माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि हम इस बच्ची एस्टर के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हमने नोटिस किया था कि आसपास कोई खराबी होती है तो आसपास एस्टर जरूर होती है और हमें भी अक्सर इसका बिहेवियर अजीब लगता था। मेरी गलती है, मुझे इसे आप लोगों के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। वो कहती है, हो सकता है मेरा बहम हो, लेकिन इतने बार अजीबोगरीब हरकतें एस्टर के साथ, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कैट एस्टर को परेशान हो जाती है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, ये उनका बहम भी तो हो सकता है। और ओनर कहती है कि वो लोगों को अपने काबू में भी कर लेती है। एस्टर ये सारी बातें चुपकर सुन रही होती है और वो उसकी छोटी बेटी के पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो अपने साथ ट्री हाउस की भी लेती है और बंदूक भी ले जाती है और इंतजार करती है कि वो ओनर कब उसके घर से निकले। और वो देखती है कि ओनर घर से निकल रही है और एस्टर भी वहाँ पहुँच जाती है और उसके साथ कैट की छोटी बेटी भी होती है। जैसे उनकी कार रोड पर आती है, वो कैट की छोटी बेटी को उनके कार के सामने धक्का मार देती है। ओनर जब देखती है तो वो अपनी कार की स्पीड को स्लो करती है और उनसे स्पीड कम नहीं होती और गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है। जल्दी से ओनर अपनी गाड़ी से उतरकर बच्ची को देखती है, तभी एस्टर उन पर अटैक कर देती है। वो ओनर के सर पर हैमर से मार देती है और ओनर की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब एस्टर उस छोटी बच्ची के सामने कर रही होती है। वो छोटी बच्ची बहुत डर जाती है। एस्टर उससे समझाती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, हमें इसे मारना जरूरी था। वो उसे वहाँ से अपने साथ ले जाती है और वो ट्री हाउस में जाती है और वहाँ पर अपनी बॉडी से ब्लड साफ करती है ताकि किसी को मालूम ना चले कि उसने किसी का खून किया है। जैसे दोनों ट्री हाउस से बाहर आ रहे होते हैं, तभी कैट का बेटा उन्हें देख लेता है। उसे तो पहले ही एस्टर पर शक था और वो अब एस्टर पर नजर रखता है, लेकिन एस्टर जैसे ही उसे देखती है तो वो छुप जाता है, लेकिन एस्टर ने फिर भी उसे देख लिया था। रात को जब वो सो रहा होता है तो एस्टर एक पेपर कटर लेकर उसके पास जाती है। वो उसे बहुत डराती है और कहती है अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो वो उसे मार डालेगी। काफी दिन से नोटिस करते हुए वो कपल एस्टर को एक काउंसलर के पास लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एस्टर बड़ी ही चालाकी से काउंसलर को बातों में ले लेती है। कैट उनको बताती है कि वो बच्चों की तरह नहीं, बड़े लोगों जैसा बिहेव करती है। जब ये बातें कैट का हस्बैंड सुनता है तो वो कैट से बहुत नाराज होता है और कहता है कि अब तुम्हारा ही प्लान था, अब तुम क्यों नहीं हैंडल कर पा रही हो। और फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जब वो घर पहुँचते हैं तो उन्हें अनाथालय से कॉल आता है कि वो बता रहे होते हैं कि ओनर अभी तक गायब है। फिर पुलिस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें उस ओनर की डेड बॉडी मिलती है। कैट और उसका हस्बैंड काफी परेशान हो जाता है और सोचते हैं आखिरकार तो ये हमारे घर ही आई थी और वापसी पर ऐसा क्या हुआ कि ये मर गई। कपल कहते हैं कि हम मिलकर पता लगाएंगे कि एस्टर आई कहाँ से है। कैट कहती है कि हम उस रशियन अनाथालय में मालूम करेंगे एस्टर नेम की लड़की कब आई। वो हर तरह से इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रशिया के किसी अनाथालय में एस्टर नाम की कोई लड़की नहीं थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कैट किचन में काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर एस्टर आती है। एस्टर के हाथ में कुछ फ्लावर थे जो कि वो कैट को देती है। कैट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये फ्लावर उसकी छोटी बेटी के कब्र के थे। वो एस्टर से फूल छीन लेती है और उसकी बाजू जोर से पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी फ्लावर नहीं देती। तभी कैट का हस्बैंड वहाँ आ जाता है और उन दोनों को रोकता है। कैट रोकर अपनी बेटी के कब्र पर चली जाती है और उसे रोकर बातें करने लगती है। जब कैट का हस्बैंड घर आता है तो एस्टर उसे कहती है कि कैट ने मुझे बहुत मारा है, लेकिन असल में उसने खुद को ही हर्ट किया होता है। उसने खुद को ही ऐसी चोट दी थी जिससे लगे कि कैट ने उसे बहुत मारा हो। कैट के हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को इतना जालिम नहीं समझा होता है। वो इस बात से अपनी वाइफ से और दूर जाने लगता है। कैट को पहले ही बहुत अजीब लग रहा होता है। अपने हस्बैंड का
ये बिहेवियर देखकर वो उसे परेशान हो जाती है और ड्रिंक करने के लिए वाइन लेने के लिए एक स्टोर पर जाती है, लेकिन फिर भी वो ड्रिंक नहीं करती और सारी की सारी वाइन वेस्ट कर देती है। एक दिन कैट अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। जब उसका बेटा स्कूल के अंदर एंटर होता है तो उसके बैग से उसके बुक्स गिर जाती है। कैट उसे उसके बुक्स लौटाने के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन पीछे से एस्टर गाड़ी स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से गाड़ी पीछे की ओर जाने लगती है और उस गाड़ी में कैट की छोटी बेटी होती है। कैट जब ये देखती है तो वो गाड़ी रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है और आसपास के लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस गाड़ी को नहीं रोक पाता। तभी पीछे पड़ी बर्फ में गाड़ी टकरा जाती है। कैट भागकर गाड़ी में से अपनी बेटी को निकालती है और उसे प्यार करने लगती है। वो इस बात से और भी ज्यादा डिप्रेस रहने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे खुश नहीं रहने दे रहा था, लेकिन उसका हस्बैंड ये सब बातें नोटिस करता है तो वो उसके काउंसलर को बुला लेता है। कैट का हस्बैंड काउंसलर को बताता है कि ये रात को वाइन लेकर आई थी, लेकिन कैट उनको कहती है कि मैंने वाइन को छुआ तक नहीं है, क्योंकि काउंसलर उससे कहती है कि आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा, जहाँ पर आपसे वाइन छुड़वाई जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक होकर लौटोगी। लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि कैट का बेटा अपनी बहन के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मालूम है। वो छोटी बच्ची कुछ ड्राइंग बनाने लगती है, जिसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि एस्टर ने मर्डर किया है और क्या क्या गलत काम करती चली आ रही है। अब कैट के बेटों को कंफर्म हो गया था कि एस्टर एक बुरी लड़की है। वो अपनी बहन से कहता है कि मैं ट्री हाउस तक जाऊंगा और कुछ फोटोज इकट्ठे करूंगा, जिसकी वजह से हम एस्टर के फेस से पर्दा हटाएंगे। वो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता कर ही रहूंगा कि ये अच्छी लड़की नहीं है। दूसरी तरफ कैट एस्टर के रूम चेक कर रही थी। वहाँ पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें काफी सारी पिक्स होती है। उसी बुक पर एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है जिस पर कैट रिसर्च करती है। कैट उस इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछती है कि क्या ये एक अनाथालय है। वहाँ से कोई बताता है कि ये मेंटल हॉस्पिटल है, तो कैट को पता चलता है कि ये भी कोई मेंटल हॉस्पिटल से आई है। हम दूसरी तरफ कैट के बेटे को देखते हैं जो कि ट्री हाउस में प्रूफ लेने गया था, लेकिन एस्टर भी वहाँ किसी तरह आ जाती है और वो सारे के सारे प्रूफ में आग लगा देती है, जिसकी वजह से पूरे ट्री हाउस में आग लग जाती है और उसकी वजह से कैट का बेटा भी जख्मी हो जाता है। एस्टर उसको ट्री हाउस में बंद करके खुद आ जाती है, लेकिन वो बेचारा अंदर ही रह जाता है। फिर वो किसी तरह से खिड़की खोलकर निकल आता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कैट ये सब अपने घर से देख रही थी। कैट उसकी तरफ भाग कर आती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एस्टर उस पर पत्थर से मारने जा रही थी। तभी कैट की लड़की वहाँ आती है और एस्टर को धक्का मार देती है। इसी टाइम कैट भी वहाँ आ जाती है। वो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ पर कैट अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एस्टर ने किया है, लेकिन वो कहता है कि वो तो एक छोटी बच्ची है, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि एस्टर ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया था और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अब हम देखते हैं कि एस्टर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कैट का बेटा होता है। वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। जब कैट को ये पता लगता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एस्टर के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। वो जानती थी ये सब एस्टर ने ही किया है। डॉक्टर लोग कैट को पागल समझते हैं और उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं। कैट का हस्बैंड वहाँ जाता है और एस्टर को अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि वो यही समझ रहा था कि ये बच्ची बेकसूर है। अब हम देखते हैं कि कैट अब हॉस्पिटल में है और उसका हस्बैंड एस्टर और उस छोटी बच्ची को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद वो वाइन पीने लगता है और तभी वहाँ पर एस्टर आती है और वो काफी रेडी होकर आती है और आके कैट के हस्बैंड के पास बैठ जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन कैट का हस्बैंड तो एस्टर को अपनी बेटी समझता था, तो वो गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है और एस्टर भी गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कैट के पास उसी मेंटल हॉस्पिटल से फोन आता है। वो बताता है कि एस्टर आखिर में कौन है, जिसको सुनकर कैट को बहुत धक्का लगता है। उसे बताया जाता है कि एस्टर कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि वो 33 साल की लड़की है। वो उसे बताता है कि एस्टर को ऐसी बीमारी है जिससे उसकी बॉडी ग्रोथ एकदम रुक गई थी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल 33 साल की लड़की जितना है, यानी कि उसने सबको पागल बनाया। और वो कैट को बताता है कि मेंटल हॉस्पिटल में सबसे खतरनाक पेशेंट एस्टर ही थी और उसने बहुत सारे मर्डर किए थे। कैट से जो फोन पर बात कर रहा होता है वो कैट से कहता है कि एस्टर को तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। दोस्तों अब हम एस्टर को देखते हैं जो कि अपना मेकअप रिमूव कर रही होती है। उसके हाथ और गर्दन पर कुछ ऐसे निशान थे जिन्हें छुपाने के लिए वो बैंड्स पहना करती थी। वो वहाँ पर बैंड्स भी उतार देती है और हमें यहाँ पर असली चेहरा दिखाई देता है। और इधर कैट के हस्बैंड को बुरा लग रहा होता है कि उसने बच्ची के साथ में ऐसे बात की। हो सकता है कि उसे गलतफहमी हो गई हो। वो उसे बात करने जाता है। जब वो उसके रूम में जाता
जाता है तो वहाँ पर बहुत ही अजीब पेंटिंग्स देखता है और तभी उसकी कॉल आती है। वो अपनी कॉल सुनने ही वाला था कि तभी पीछे से बच्ची एस्टर यानी कि वो लड़की जो कि 33 साल की होती है वो उस पर अटैक कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन उसकी छोटी बेटी भी वहीं होती है और ये सब देख रही होती है। वो जाकर अपने रूम में छिप जाती है और दूसरी तरफ कैट हॉस्पिटल से आ रही होती है और साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है कि जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड मरा हुआ है। वो उसके पास जाकर बहुत रोती है और बहुत ही पछताती है कि उसने ये सब पहले क्यों नहीं किया। अगर उसे एस्टर के बारे में पहले ही मालूम चल जाता तो हो सकता कि वो अपने हस्बैंड को बचा लेती। कैट अपनी छोटी बेटी को हर जगह ढूंढती है, तभी एस्टर ऊपर से अटैक कर देती है और वो जख्मी हो जाती है। तो उसी तरह अब हम कैट की छोटी बेटी को देखते हैं जो कि एस्टर से छुपने के लिए एक ग्रीन हाउस में छुप जाती है, लेकिन एस्टर उसे भी ढूंढ लेती है। उतनी ही देर में हम देखते हैं कि कैट ग्रीन हाउस की छत पर आ जाती है और वो एस्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और इसी दौरान वो शीशा तोड़ती है और उस पर जंप लगा देती है। उसी वक्त पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। ग्रीन हाउस में एस्टर बेहोश हो जाती है और कैट अपनी छोटी बेटी को उठाकर बाहर आ जाती है, लेकिन तभी एस्टर फिर से होश में आ जाती है। बाहर आकर फिर से उन पर अटैक कर देती है। एस्टर उन लोगों पर काफी अटैक्स करती है, लेकिन तभी छोटी बच्ची एक गन से शूट कर देती है, लेकिन वो बुलेट एस्टर को ना लगकर फ्रीजिंग वाटर पर लग जाती है, जिससे वो धीमे धीमे टूटने लगती है और कैट और एस्टर दोनों ही उस पानी में गिर जाते हैं। कैट किसी न किसी तरह से उस पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन एस्टर उसे फिर से खींच लेती है, लेकिन कैट उसके सिर पर हिट करके वापस उसे पानी में फेंक देती है, जिससे उसे काफी चोट आती है और वो पानी के अंदर ही बेहोश हो जाती है और जल्द ही वो मर जाएगी। कैट अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से चली जाती है और इसी मोमेंट के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।